वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2021। 9 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया। आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बिहार करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके इसका पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था यह था 12 जुलाई 2021 से। यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो सारे के सारे मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप रोजाना वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, करंट अफेयर्स आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। करंट अफेयर्स के पक्ष में आपकी पकड़ एकदम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप रोजाना वीडियो को देखिए, रोजाना चैनल पे अपलोड होता है, वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथि जो है उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का इसका जो थीम था ये था सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस जो कि ये 66वां स्थापना दिवस था, ये मनाया गया। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया। और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस जो है एक प्रकार की डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आगे है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, आज है 9 जुलाई और आज है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे जैसे यहाँ पर डेट आगे बढ़ेगा वैसे यहाँ पर दिवस और थीम वाला जो सेक्शन है ये अपडेट होता रहेगा। जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे वो सारे के सारे चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रश्न के हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो अभी आप सभी को पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होना है और इसके लिए मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 रुपये इसमें नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होनी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 6 पदों के लिए वोटिंग होनी है और इस चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। जिसमें मैं अगर बात करूँ जिला परिषद की, जो कि सबसे ज्यादा है 2000 रुपये, और मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति का 1000 रुपये है, और वहीं पे पंच और वार्ड सदस्य का 250 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखिए और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 6 पदों के लिए वोटिंग होनी है। चलिए अभी हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो किस मंत्रालय का कार्यभार दिया गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई वो हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में कार्यभार दिया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है इनसे पहले यह विभाग केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। कुल 43 मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ लिया है, जो मतलब कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है इसमें कुल 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और कुल 43 मंत्रियों ने इसमें मतलब कि कार्यभार संभाला है। तो वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि और इसके अतिरिक्त प्रहलाद सिंह पटेल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेजप्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LR अगरबत्ती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेजप्रताप यादव ने LR अगरबत्ती नाम से अगरबत्ती का नया कारोबार शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है, LR अगरबत्ती इसका नाम है। LR का मतलब होता है लॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा गया, हालांकि बहुत लोग लालू राबड़ी अगरबत्ती का कर भी संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि L से लालू और R से राबड़ी भी होता है। हालांकि इसका जो मूल नाम है ये लॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस अगरबत्ती के बारे में लिखा गया, इन अगरबत्तियों का निर्माण मंदिरों में चढ़े फूल से किया जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं, जो फिर जब इस्तेमाल हो जाता है उस फूल का, जब वो फूल फेंके जाते हैं, तो मतलब उसी फेंके जाने वाले फूल से ही मतलब कि इसका निर्माण होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, और अगरबत्ती के स्टिक यानी कि अगरबत्ती के अंदर जो छड़ी होता है, तो वो स्टिक बांस की तिल्ली की जगह नारियल के पत्तों से निकाली गई तिल्लियों से बनेगा। आप अगर नारियल के पेड़ के बारे में जानते होंगे, नारियल का जो पत्ता होता है उसमें एक मतलब कि छड़ी होती है लंबी से, जिसका झाड़ू भी बनता है, तो उसी नारियल के छड़ी का जो इस्तेमाल होगा ये अगरबत्ती के निर्माण में होगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। LR अगरबत्ती नाम से अभी कारोबार अभी शुरू किया गया लालू प्रसाद के मतलब कि बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार की चौहद्दी एक बार सुन लीजिए, बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि बिहार की जो मतलब चौहद्दी है, अगर मैं बात करूं या मतलब कि राज्यों की सीमा को साझा करने की, तो बिहार के मतलब कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और वहीं पे अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो बिहार जो है वो केवल एक राज्य मतलब एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, वो देश है नेपाल। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखिए। अब यहाँ पर आपसे जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। लेकिन जिस वक्त झारखंड का बंटवारा हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, मतलब उससे पहले अगर बात किया जाए तो झारखंड का जो जितना भी भूभाग था, तो 15 नवंबर के बाद बंटवारे होने के बाद कुल 46% भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। यानी कि आपको सीधा सिंपल शब्दों में याद रखना है कि झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था वो संपूर्ण भूभाग का, यानी कि झारखंड और बिहार के संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग को लेकर के मतलब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और वहीं पे झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे थे बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड से भी संबंधित ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। और वहीं पर अगर बात करें बिहार के प्रथम राजभाषा की, तो हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और प्रमुख लोक नृत्य जो है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार का राज्य का चिन्ह है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको बिहार से संबंधित याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। उनका जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि भारत नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पाकिस्तान। पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अभी जो मतलब कि कह सकते हैं जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था ये वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी लिहाज से मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मशहूर फिल्म अभिनेता और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का 98 वर्ष के बाद मुंबई में देहांत हो गया है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को किस्सा खवानी क्षेत्र पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, इस क्षेत्र का नाम है किस्सा खवानी क्षेत्र, पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से की थी। इस तरह के फैक्ट जो कि हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिलीप कुमार एक बहुत ही मतलब कि जाने माने हस्ती थे, बहुत बड़े कलाकार थे। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फैक्ट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर सम्मान में बात किया जाए तो पद्म भूषण से भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया था। और वहीं पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1994 में, पद्म विभूषण से 2015 में, और NTR राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया ये 1997 में दिया गया था। और वहीं पे अगर बात करें निशान इम्तियाज जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, तो निशान इम्तियाज से 1998 में इनको दिलीप कुमार साहब को नवाजा गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था, इनका जो जन्म हुआ था ये मतलब कि पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह के वीडियो से सच में अगर हेल्प हो रही है, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक क्या कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 700 लाइक का। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपका इतना दायित्व है, इतना फर्ज है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ था। यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो चौधरी रहमत अली ने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह 33वां सबसे बड़ा देश है, और 21 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। और वह अगर बात किया जाए दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी की, तो इंडोनेशिया में ये निवास करती है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में निवास करती है, और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान में निवास करती है। ये दोनों चीज़ों का आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और सबसे बड़ा नगर पाकिस्तान का है कराची। और राजभाषा की अगर बात किया जाए तो जो प्रथम राजभाषा है वो है उर्दू, और द्वितीय राजभाषा जो कि आधिकारिक राजभाषा है यह है अंग्रेजी। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली थी ये 14 अगस्त 1947 को मिली थी यूनाइटेड किंगडम से। आपको ध्यान रखना है कि भारत से एक दिन पूर्व पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की जंजीर को, गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया जाएगा ये राजस्थान में बनाया जाएगा। यह अभी हाल ही में घोषणा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजस्थान में किया जाएगा, और इसके लिए हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान जारी भी किया है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके निर्माण में 290 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसके मतलब पहले चरण में भी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा 110 नहीं बल्कि कुल मिला के 100 करोड़ मतलब राशि जो जारी की गई है ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जारी किया गया है, जो कि बीसीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया यह स्टेडियम मोटेरा और मेलबर्न के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसका जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, और वहीं पे अगर भारत की बात किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट स्टेडियम में सबसे पहले स्थान पर है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और दूसरे स्थान पर है मेलबर्न। ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ये राजस्थान है, और राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा गया है कि इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और वहीं पे और साथ ही यह देश के अन्य 5 राज्यों के साथ भी सीमा साझा करती है। और विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र भी है, जो कि माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि मतलब विश्वविख्यात है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक पर्यटन का केंद्र भी है। और यहाँ पे आगे लिखा गया राजस्थान में 4 बाघ अभ्यारण्य जिसमें कि रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषहरी वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है। ये अभी जो आप देख रहे हैं रामगढ़ विषहरी नहीं बल्कि विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे अभी हाल ही में मतलब कि बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, ये लेटेस्ट है, सबसे नया है। ठीक है, उससे पहले 3 ही मतलब बाघ अभ्यारण्य था यहाँ पे राजस्थान में। और आपसे जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी का संबोधित किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के जो गवर्नर है ये है कालराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है।
तो अभी हाल ही में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव के अवसर पर वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन जो किया गया है ये 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव के अवसर पर किया गया इसका उद्घाटन। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि कोरोना महामारी के कारण यह लगातार दूसरी बार वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया। पिछले वर्ष 2020 में भी ये मतलब वर्चुअली आयोजित किया गया था और इस वर्ष भी लगातार दूसरी बार ये वर्चुअली आयोजित किया गया। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल इंडिया पवेलियन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो सहयोग लिया जा रहा है ये फिक्की के साथ मतलब सहयोग लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 6 जुलाई 2021 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 6 जुलाई 2021 को 14वें दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, जो कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आप याद रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि पहले दलाई लामा की पहचान 15वीं शताब्दी में की गई थी और लामा बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। यानी कि दलाई लामा जो शब्द है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दलाई लामा का जो शब्द है इसमें लामा शब्द का जो अर्थ होता है, सबसे पहले कह सकते हैं लामा जो है ये बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती भिक्षुओं को ही दिया जाता है जो कि आध्यात्मिक के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, उन्हें ही दलाई लामा की उपाधि दी जाती है। और यहाँ पे आगे लिखा गया तेंजिन ग्यात्सो को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। 14वें दलाई लामा जो कि मतलब जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इन्हें मतलब 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो प्रश्न अगर इनसे बनेंगे, इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिए। आप चाहें तो इसका नोट भी जरूर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर नोट तैयार कीजिए, दोनों में आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आप रेगुलर फॉलो कीजिए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, आपकी तैयारी बेहतर होगी, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप रोजाना वीडियो नहीं देखेंगे, छोड़ के देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएगी और आपसे मतलब कह सकते हैं अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप रोजाना पढ़िए और रोजाना से समझिए और रिवीजन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल में हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स को 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण के लिए किसने लाइसेंस दिया है। तो 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज ये क्या है, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूँ कि ये मतलब अभी हाल ही में लाइसेंस किसके द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा DRDO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 की दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG से शॉर्ट में कहा जाता है, तो 2DG के निर्माण और विपणन के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की इस देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की थी। कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दिया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक पाउडर का फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे लिखा गया कोरोना की यह देसी दवा पाउडर के रूप में होती है जो कि पैकेट में आती है और इसे पानी के साथ पानी में घोल मिला मतलब कि पानी में घोल कर पिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज पाउडर ये कोरोना की देसी दवा है, जो कि मतलब इसका जो मतलब कर सकते हैं इसका जो निर्माण किया गया है, जो इसे बनाया गया है, ये मतलब DRDO के द्वारा बनाया गया और DRDO के द्वारा ही अभी हाल ही में लाइसेंस दिया गया है हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी जिसका नाम है लॉरस लैब्स। तो ये सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी कि ATW द्वारा एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 का विजेता घोषित किया गया है। किसे विजेता घोषित किया गया, किस एयरलाइंस कंपनी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरियन एयर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कोरियाई एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड जिसका नाम है कोरियन एयर, तो इसको एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी कि ATW द्वारा विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयरलाइन ऑफ द ईयर का विजेता घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसे स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए इसकी मजबूत प्रतिद्वंदता और कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध के कारण मतलब इसके लिए मतलब सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये अभी हाल ही में 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का जो विजेता घोषित किया गया, ये कोरियन एयरलाइंस कंपनी जो है जिसका नाम है कोरियन एयर, उससे मतलब घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार से पहले कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 मंत्री इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया था, और ये जो मतलब कि नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है इससे पहले सभी मंत्रियों का, जो 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, सभी के मतलब कि इस्तीफे को स्वीकार किया गया था, मंजूरी दिया गया था, जो मतलब कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हुई है 12 मंत्रियों की, तो वो 12 मंत्री कौन कौन है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। ये आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न जब बनेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो ये पूरी वो लिस्ट है जो कि 1 से लेकर 12 तक वैसे मंत्रियों और मतलब यहाँ विभाग का नाम लिखा गया है जिन्होंने इस्तीफा दिया है नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले। तो सूचना और प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, और रसायन व उर्वरक मंत्री थे डी.वी. सदानंद गौड़ा, और सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री थे थावरचंद चंद्र गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देवाश्री चौधरी, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, शिक्षा राज्य मंत्री संजय घोत्रे, पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप सरंगी। तो इन मतलब के 12 लोगों ने अपने विभाग जो यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इन 12 लोगों ने नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले इस्तीफा दिया था। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित कितने पंचायतों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया कुल मिला के 200 मतलब 25 पंचायतों के लिए आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पंचायती राज्य मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित सभी 225 पंचायतों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। जो भी मतलब 225 पंचायतों को चयनित किया गया था, तो सभी मतलब कि चिन्हित पंचायतों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी हाल ही में आयोजित किया गया। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसकी अध्यक्षता पंचायती राज्य मंत्रालय में अपर सचिव चंद्रशेखर कुमार ने किया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड किया गया कि भारत की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि 75वीं वर्षगांठ जो कि मनाया जाएगा ये 15 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। ये 75 वर्ष 15 अगस्त 2022 को मतलब भारत की आज़ादी का पूरा हो जाएगा, और इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किस मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ममता बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर न्यायपालिका की छवि घुमिल करने का आरोप लगाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया और जुर्माने की यह राशि कोविड महामारी से प्रभावित वकीलों के परिवारों पर खर्च की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आरोप जो लगाया गया है ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि मतलब कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है इस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब ये वजह क्या थे जो जुर्माना लगाया गया है, तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि ममता बनर्जी पर जो मतलब कि आरोप लगाया गया है ये न्यायपालिका की छवि को घुमिल करने का आरोप लगाया गया है, और इसी को ध्यान रखते हुए कोलकाता कोर्ट के द्वारा ये मतलब कि सजा का ऐलान किया गया, सजा लगाया गया, जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने किस नई योजना की शुरुआत की है। अगर आपने हमारे कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, जो कि 77वीं BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO के लिए जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमारे pre21 लिख के मैसेज कीजिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली हमारा एक मतलब कि मोबाइल ऐप आने वाला है BPSC मेकर के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा कुछ दिनों में। ये अभी अंडर ट्रायल है, ये कर सकते हैं बहुत जल्द ही अवेलेबल होगा। और वहाँ पे उस ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही सुनियोजित तरीके से होगी। जो भी PDF वगैरह आपको दिया जाता है तो वहाँ पर ऐप पर भी वो सारी चीज़ें होगी जहाँ से आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, और वो सारी चीज़ें जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे के सारे सिलेबस बेस होंगे, वो सारा वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको वहाँ पर प्ले स्टोर पर जो ऐप होगा वहाँ पर आपको जो हमारा प्रीमियम फीचर होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ फीचर उसमें फ्री होंगे, लेकिन सभी फीचर फ्री नहीं होंगे। जो टेस्ट सीरीज वाला होगा वहाँ पे देखेंगे आप 2 से 4 मतलब के टेस्ट ही फ्री होंगे, बाकी सारे टेस्ट पेड होंगे। यानी कि जब आप प्रीमियम प्लान लेंगे तो वो सारी चीज़ों को आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ जल्दी से आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 1200 से अधिक मेंबर हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है, और मैसेज करके आप डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।